षटकर्म दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, जिसमें जो षट होता है उसका मतलब छह होता है, यानी कि संस्कृत का शब्द है षट। तो षट का मतलब छह होता है। और कर्म मतलब जो भी कार्य किया जाता है उसको कर्म बोलते हैं। और कर्म का ही पर्यायवाची शब्द होता है क्रिया। तो षट कर्म को षट क्रियाएं भी बोला जाता है, यानी कि छह क्रियाएं। तो ये क्रियाएं किस लिए की जाती हैं, क्यों की जाती हैं, और इनका संदर्भ कहाँ कहाँ मिलता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि यही सब्जेक्ट दोबारा भी हम पढ़ेंगे, जब हठयोग की किताबों के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा विस्तार में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो षटकर्म का जो वर्णन मिलता है हठयोग की लगभग सभी किताबों में मिलता है, कहीं पर कम और कहीं पर विस्तार में। तो कम का मतलब होता है छः के बारे में तो चर्चा होती ही होती है। मिनिमम यही है कि छः तो सब जगह है, ठीक है ना, छः से नीचे कहीं पर भी नहीं है। लेकिन छः से ज़्यादा कई किताबों में भी वर्णन मिलता है। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हम छह कर्मों के ही बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे उसका वर्णन मिलता है। तो जो हठ योग प्रदीप का है, स्वामी स्वात्मा राम जी द्वारा लिखित, उसमें षटकर्म का वर्णन मिलता है। और उसमें जो छह क्रिया है वो सिर्फ छह के छह ही गिनती में है, यानी कि उसका कोई अलग से विभाग नहीं किया है उन्होंने। लेकिन इन्हीं षट कर्मों का घेरण संहिता में बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है। और उसमें एक ही कर्म के कई प्रकार भी बताए गए हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हमारा धोती है, तो जब हम हठयोग की बात करते हैं तो वहाँ पे धोती का ज़्यादा विस्तार नहीं मिलता, एक ही, सिर्फ एक ही धोती मिलती है। लेकिन वही जब धोती की चर्चा जब हम गृहण संहिता में करते हैं तो वहाँ पे पहले उसको तीन विभाग में बांटते हैं, और तीन के बाद उनका कम से कम 12 पार्ट और 14 पार्ट हो जाता है, यानी कि एक एक के चार चार पार्ट भी हो जाते हैं। तो कई बार देखेंगे तो 12 दिखाई देता है, और थोड़ा सा और विस्तार से उसे देखेंगे तो वो 14 नजर आता है। ठीक है, तो फिर भी हम मान के चलते हैं कि वो 12 है। उसी प्रकार से जब बस्ती की बात करते हैं तो बस्ती भी दो प्रकार की ग्रहण संहिता में बताई गई है। नेति के भी वहाँ पे दो प्रकार बताए गए हैं। और नौली 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 के बारे में भी विस्तार से बताया गया है, तो वहाँ पे तीन प्रकार की नौली मिलती है। त्राटक का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन त्राटक का कोई ज़्यादा इतना वर्णन मिलता नहीं है, सिर्फ एक ही त्राटक मिलता है। और फिर जो सबसे आखिरी में जो हम कपाल भाती करते हैं, जो ज़्यादा फेमस चीज़ है नेति और सूत्र नेति के बाद, या वमन क्रिया के बाद, तो वहाँ पर कपाल भाती के बारे में थोड़ा सा अलग हटके तीन कपाल भाती के बारे में चर्चा मिलती है। तो हम ये सब चीज़ें सिर्फ अभी इतना ही पढ़ेंगे, इसकी सारी डिटेल जब हम हठयोग की किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पर किस श्लोक में और कहाँ कहाँ वर्णन है, वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम फिलहाल इतना ही समझ रहे हैं कि षटकर्म क्या होता है। ठीक है ना। तो अब ये षटकर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? षटकर्म की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जैसे हमारा शरीर है, तो ऊपर के शरीर की सफाई तो हम कर सकते हैं, जब मर्जी जाएंगे स्नान कर लेंगे और हम मान के चलेंगे कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ हो गया। लेकिन शरीर के अंदर, यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी सफाई कैसे होगी? उन सभी चीज़ों की, यानी उन सभी ऑर्गन्स की, या जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या इंटरनल पार्ट है हमारी बॉडी का, उसकी सफाई का वर्णन किया गया है षटकर्म में, और तरीके बताए गए हैं। हालांकि आज के समय में तो हम काफ़ी बहुत सारे प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल इनको साफ करने के लिए। लेकिन पहले ये सारे विल पावर पे होती थी। ठीक है, यानी कि अपनी सभी मांसपेशियों पे कंट्रोल करके ही किया जाता था। उसमें ज़्यादा ना रबर नीति की जरूरत पड़ती थी, ना सूत्र की नीति पड़ती थी, या कई किसी और अन्य प्रॉप की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप जैसे कि आप देखेंगे कि जो हम कपाल भाती के जो दो अन्य वात कर्म, शीत कर्म और व्युत कर्म है, बेसिकली वो
नेति के ही प्रकार है। ठीक है ना, वो नेति का ही प्रकार है। एक बार मुंह से पानी लेना, नाक से निकालना, नाक से पानी लेना, मुंह से निकाल देना। तो वही जो चीज़ हम सूत्र नीति में या जल नीति में करते हैं, उसमें भी वही चीज़ हो जाती है। तो ये तो सफाई है, लेकिन अब सफाई करना भी क्यों है? सफाई सफाई करना तो अब कोई शरीर में नहाने जैसा तो नहीं है कि भाई नहा लिया और उसके बाद सुगंध लगा लिया और चमक के चल दिए। ऐसा नहीं है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी सफाई का मतलब होता है कि ताकि हम रोगों से मुक्त हो सकें। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को कफ की बीमारी होती है, कब्ज की बीमारी होती है, एसिडिटी की बीमारी होती है। ये बहुत सारी बीमारियां जो होती है इंटरनल ऑर्गन्स में ही होती हैं। तो उनकी सफाई करने से ये सारे रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा पीछे एक हफ्ता पहले मुझे थोड़ा सा गले में अ, कुछ दिक्कत हो गई थी। तो उसको मैंने बिना मेडिसिन के सिर्फ और सिर्फ कुंजल से ठीक किया था। ठीक है, लगातार मैंने कुंजल किया। तो वो चीज़ बिना मेडिसिन के ठीक किया मैंने। तो मेरा ये मानना है कि योग में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इंस्टेंट और देखने में फायदा दिखाती हो, तो वो षटकर्म है। ठीक है, क्योंकि तो ना तो कुंजल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कुंजल, कुंजल मीन्स? कुंजल कुंजल का मतलब होता है वमन करना। वमन करने का मतलब होता है पानी पी के उल्टी करना। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस ये है, और जो मेरी मास्टरी भी है वो षटकर्मम की ही है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि योग में अगर कोई चीज़ इंस्टेंट आपको इफेक्ट दिखाती हो कि भाई आपको कुछ फायदा हुआ, तो वो षटकर्म है। आप आसन में बैठे रहिए, आप आधा घंटा 1 घंटा आसन में बैठेंगे, आपको क्या तुरंत किसी चीज़ में प्रभाव पड़ा या किसी रोग में प्रभाव पड़ा, आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा। उसका दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, दूरगामी फायदे हो सकते हैं। बट आपको इंस्टेंट अभी कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। ना ही प्राणायाम से पता चलता है और ना ही किसी अन्य पद्धति से पता चलता है। लेकिन षटकर्म ही एक ऐसा चीज है कि अभी आप करोगे और तुरंत आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ फर्क पड़ गया या चीज ठीक हो रही है। एग्जाम्पल के रूप में कफ के लिए, जिसको ज़्यादा कफ की दिक्कत होती हो, वो अगर लगातार कुंजल क्रिया या वमन क्रिया करेंगे, तो उनको कफ के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि जो वमन क्रिया करते हैं हम, वो नीचे से यानी कि अंदर से बाहर की तरफ आ रही होती है। तो बाहर बाहर की तरफ आती है तो अपने साथ साथ सारी गंदगी लेती हुई आती है। तो कफ क्या होता है? कफ भी अंदर ही होता है। हमें जब हम जो निकालने की कोशिश करते हैं, खांसते हैं, तो बेसिकली वो स्टिक हो जाती है अंदर और वो निकल नहीं पाती। तो बार बार वहीं पे घर 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 करके रहती है और हम निकाल नहीं पाते। लेकिन जब हम वमन वमन क्रिया करते हैं और हल्का सा उसमें नमक डाल के रखते हैं, तो जो जो नमक बेसिकली जो हम लोग षटकर्म में इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली क्लींजिंग के लिए करते हैं। क्योंकि नमक अपने आप में एक क्लींजिंग एजेंट है। ठीक है ना, तो क्लींजिंग एजेंट के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उससे कफ में काफ़ी फायदा मिलता है। और जितने भी हमारे पेशेंट होते हैं जो कफ से ज़्यादा दिक्कत में होते हैं, उनको हम हमेशा एडवाइस करते हैं या उनको अभ्यास भी करवाते हैं। उसी प्रकार से जिन लोगों को नेजल एरिया की ज़्यादा दिक्कत रहती है, जिनको हमेशा बार बार जुकाम हो जाना, इस तरह की दिक्कतें रहती है, उनको भी जो जल लेती है या सूत्र नेती है, उनका अभ्यास फायदेमंद रहता है। अब रही बात कि धोती और बस्ती क्या होता है। तो धोती और बस्ती, धोती के अंदर हम एक कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उस कपड़े को हम 15 हाथ लंबा और 4 अंगुल चौड़ा होता है, उसको हम निगलते हैं। और अंदर जब पेट में स्टमक में रहता है, तो उसकी हम चर्निंग करते हैं, नौली की क्रिया करते हैं, और उसके बाद उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो उसको कहा जाता है धोती। अभी बस्ती क्या होता है? तो बस्ती बेसिकली
आपने एनिमा शब्द सुना होगा। तो एनिमा का ही वो रूप है बस्ती। तो पहले तो वो बिना किसी प्रॉप के किया जाता था, एनिमा आजकल किसी एपरेटस के थ्रू किया जाता है। और सबसे खास बात क्या है कि जो हमारे जितने भी षटकर्म हैं, षटकर्म हमारे एलोपैथी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उनके रूप अलग हो सकते हैं, हो सकता है मशीनों के द्वारा किए जाते हो या मेडिसिन के द्वारा किए जाते हो। लेकिन षटकर्म की जो पद्धतियां हैं या षटकर्म के जो चरण है वो सारे के सारे एलोपैथी में भी और आयुर्वेद में भी पंचकर्मा के नाम से, पंचकर्मा में कुछ जो हैं वो हमारे वमन से या रेचन विधि से, ये सारे के सारे मिलते जुलते मेथड जो हैं आयुर्वेद में और एलोपैथी में मिलते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फायदेमंद है जभी तो एलोपैथी भी इस्तेमाल करता है, और फायदेमंद है तभी वेद में भी है और योग में भी है। दोनों एक दूसरे की पद्धति को सपोर्ट करते हैं। तो दोनों में है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं फायदेमंद है, जभी तो आयुर्वेद में भी इस्तेमाल हो रहा है और एलोपैथी में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसीलिए मेरा भी यही मानना है कि षटकर्म जो है हमेशा प्रभावी होता है और इंस्टेंट फायदा देता है। इंस्टेंट फायदा का मतलब कि डायरेक्ट आपके रोग में फायदा देता है। तो अभी मैं आपको स्लाइड ओपन करता हूँ मैं, और उसमें थोड़ा सा एक एक करके समझेंगे। हालांकि मैंने सारी चीज़ें विस्तार में बता दी हैं आपको, फिर भी देखते हैं। ये दोबारा भी आएगा जब हम हठयोग की किताबों का अध्ययन करेंगे, तब ये दोबारा से भी आएगा ये। षटकर्म, तो षटकर्म हठ योग का हिस्सा है। हठ योग का हिस्सा का मतलब क्या होता है कि हठ योग की किताबों में ही इसका ज़्यादा वर्णन मिलता है। क्योंकि हठ योग जो है शरीर के शरीर के ऊपर काम करने के लिए माना जाता है, यानी कि शरीर को तंदुरुस्त बनाना अंदर से और बाहर से। इसलिए हठ योग का ज़्यादा विस्तार में वर्णन मिलता है। लेकिन जैसे राजयोग हो गया या भक्ति योग हो गया, कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, उसमें शरीर के ऊपर इतना विशेष रूप से चर्चा नहीं करी गई है। लेकिन हठ योग में शरीर के ऊपर विशेष चर्चा करी गई है। अगर आप घेरण संहिता की बात करेंगे तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो या उस किताब का नाम भी दूसरा अमोट काले। उसको उसका दूसरा जो नाम भी है उसको कहते हैं घट शुद्धि। और घट का मतलब ही होता है शरीर। ठीक है, घट का मतलब शरीर होता है। तो षटकर्म के बारे में हम बात करते हैं। षटकर्म हठयोग की शुद्धि क्रियाएं हैं। कहाँ कहाँ पे वर्णन मिलता है इसका? हठ योग प्रदीप का, घेरण संहिता, ठीक है, और हठ रत्नावली। और इसके अलावा भी कई किताबें हैं जैसे कि गोरख शतकम या गोरख सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ऐसी अन्य किताबों में इसका वर्णन मिलता है। वो मीनिंग क्या है, जैसा कि मैंने बताया, षट का मतलब होता है छह, और कर्म का मतलब होता है क्रिया। षट क्रिया या षट कर्म। पर्पज क्या है? पर्पज है प्योरिफिकेशन ऑफ नाडीज और बैलेंसेस ऑफ दोष। तो दोष का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे तीन दोष की बात करी जाती है। वात पित्त और कफ, जो आयुर्वेद में मिलता है, वात पित्त और कफ। तो वात के जो रोग होते हैं वो, और पित्त के कफ, पित्त के और कफ के, इन सारे ही दोषों में षटकर्म का प्रभाव बराबर रूप से मिलता है। ठीक है, तो नाड़ी शुद्धि का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? नाड़ी शुद्धि का मतलब यहाँ पर जो हम इंगला पिंगला और सुषुम्ना की बात करते हैं, तो उनकी शुद्धि की बात करी गई है। तो उनकी शुद्धि से कैसे कैसे इनका लिंक हुआ? क्योंकि अगर आपका नेसल एरिया अगर शुद्ध है तभी आपका प्राणायाम भी बढ़िया तरीके से और शुद्ध रूप से होगा। तो इसलिए बोला जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ नाड़ीज। ये टाइप्स ऑफ षटकर्म है: धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये नाम है। तो धौती का मतलब, धौती शब्द से ही पता चलता है कि यहाँ पे धौती के दो शब्द निकलते हैं। धौती का मतलब धोना और धोती का मतलब कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कपड़ा
जो धुलाई करते हैं उसमें तीन तीन चीज़ें होती हैं। एक तो पानी से धुलाई होती है, एक कपड़े से धुलाई होती है, और एक डंडे से धुलाई होती है। अब डंडा का मतलब क्या होता है? डंडा मतलब होता है किसी समय पर हल्दी या केले की जो तने होते थे उनको एज ए क्लिंजिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, उसको दंड धोती बोला जाता था। ठीक है, तो ये हिस्सा कहाँ पे सफाई करता है? ये पाचन तंत्र की सफाई करता है, यानी कि जो स्टमक वाला एरिया है उसकी सफाई करता है। उसके बाद जो बस्ती है, तो बस्ती दो प्रकार की होती है, जल बस्ती और स्थल बस्ती। तो ये वाला जो हिस्सा है वो कोलन एरिया है, यानी कि जो आंतों की जो सफाई करता है, छोटी आंत बड़ी आंत, या जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो आखिरी हिस्सा है उसकी सफाई करने में ये काम आता है। नेति, तो जल नेति, सूत्र नेति, एक कौन से हिस्से की सफाई करता है? जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि श्वसन तंत्र है, वहाँ पर ये हमारे काम आता है। जल नीति और सूत्र नीति, जल नीति और सूत्र नीति का दूसरा रूप भी हमारे कपालभाति में आता है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। त्राटक, त्राटक क्या होता है? त्राटक मतलब गेज करना है, किसी भी चीज को लगातार गेज करना, लगातार देखना, त्राटक कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रभावी जो त्राटक होता है, हालांकि हम किसी बिंदु पर भी देख के त्राटक कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बढ़िया प्रभाव डालता है वो डालता है ज्योति पर देना, यानी कि किसी दिए को जलाकर आप उसका त्राटक करेंगे तो उस आप ध्यान से देखेंगे, जब लौ यानी कि दिए की लौ अगर लगातार जलती रहेगी बिना किसी डिस्टर्ब के, तो उसमें अलग अलग रंगों का प्रभाव आपको मिलेगा, अलग अलग प्रकाश की किरणें, यानी कि उसकी जो अलौकिक जो दृश्य होगा वो अपने आप में ही एक मनमोहक होता है, और उसको एक तरीके से वो ध्यान के तरफ बढ़ाने वाली क्रिया होती है। तो त्राटक जो है ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है। फिर उसके बाद है नौली। तो नौली भी बेसिकली चर्निंग होती है। चर्निंग मतलब जो हमारा जो पेट का हिस्सा है उसमें आते भी शामिल हैं और हमारा एब्डोमेन भी शामिल है। तो उसको उन मांसपेशियों को अपने विल पावर से दाएं बाएं और दाएं बाएं और गोल गोल घुमाना, उसको हम नौली बोलते हैं। उसमें जो है उसमें जो है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जागृत जागृत होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे जागृत होगा? कहने का मतलब है कि जैसे मैंने आपको शायद कभी बताया होगा कि हमारे पेट में सबसे ज़्यादा चर्बी, यानी कि सबसे ज़्यादा फैट जो इकट्ठा होता है लीवर पर सबसे पहले इकट्ठा होना शुरू होता है, या पेट पे इकट्ठा शुरू होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेट वाला हिस्सा जो है, मतलब फैट वही उसी हिस्से पे सबसे ज़्यादा एकत्रित होगा जो कम एक्टिव होगा। अब जैसे मान के चलिए हमारे हाथ और पैर पे कभी भी ज़्यादा फैट इकट्ठा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्रियमान रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, या कहीं ना कहीं इनका उपयोग होता रहता है। लेकिन पेट ऐसा होता है ऐसा जिसका हम उपयोग किसी अन्य क्रिया के लिए नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ मतलब फैट जब भी बर्न होगा जब आपके बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी, उस हिस्से में हीट प्रोड्यूस होगी, या उस हिस्से की मांसपेशियां गर्म होंगी, तभी वहां से फैट बर्न होगा। तो हमारे हाथ पैर गर्दन चेस्ट वगैरह ये हिस्सा ये हमेशा कहीं ना कहीं मूवेबल रहते हैं। तो यहाँ पे यहाँ के टेम्परेचर और पेट के टेम्परेचर में हमेशा थोड़ा सा फर्क रहता है। तो पेट का जो टेम्परेचर है वो हमेशा ठंडा मिलता है, तो वहाँ पे फैट एक्युमुलेट होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहती है। तो इसलिए हम लोगों का जो पेट है वो बाहर निकल जाता है। तो बाहर बेसिकली क्या क्यों निकलता है? क्योंकि वो फैट होता है, वो फैट बढ़ता रहता है, और वो पेट जो है हमारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए नॉली जो है फैट को रिड्यूस करने में, पेट के स्पेशली पेट के फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी फायदेमंद है। इसीलिए बोला जाता है कि कपाल भाती करो। जो कई हमारे बाबा जी लोग बोलते हैं कि भाई कपाल भाती करो तो पेट कम हो जाएगा। तो बेसिकली उसका लॉजिक यही होता है कि पेट को जितना आप मूव करोगे, उसमें जितनी मूवेबिलिटी लेके आओगे, या उसको जितना चलायमान रखोगे, तो वहाँ पर फैट अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। फैट रिड्यूस हो जाएगा तो आपका पेट भी अंदर चला चला जाएगा, क्योंकि फैट की वजह से ही वो आपका पेट बाहर की तरफ निकलता है। नेक्स्ट है कपाल भाती।
तो कपाल भाती मस्तिष्क की शुद्धि तो करता ही है, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, कपाल और भाती। ठीक है। तो लेकिन ये नेसल वाले हिस्से में और आपके जो जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी भी शुद्धि में ये काम आता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, कई जगह एग्जामिनर जानबूझ के पूछते हैं कि कपालभाति क्रिया है या प्राणायाम है। ठीक है। तो एज पर टेक्स्ट, यानी कि हमारे जितने भी टेक्स्ट है, कपालभाति हमेशा क्रियाओं में ही शामिल की गई है। लेकिन आजकल प्रचलन में इसको प्राणायाम बोल दिया जाता है। तो वो एज पर टेक्स्ट मान्य नहीं है। ठीक है ना, हम बोल देते हैं कि प्राणायाम है, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से वो चीज़ सही नहीं है। तो आपने हमेशा मान क्या रहे हो अलग बात है, लेकिन जब जवाब दोगे तो आप यही कहोगे कि कपालभाति क्रिया है। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या महत्व है? तो ये जितने भी षटकर्म की क्रियाएं हैं हमारी, वो डिटॉक्सिफिकेशन के काम आती हैं। यानी कि चीज़ों को सफाई करने काम आती हैं, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं, और मेडिटेशन के लिए तैयार करती हैं। अब षटकर्म का मेडिटेशन से क्या संपर्क है? मेडिटेशन से पहला तो एक तो त्राटक है, जो कि हमारे को बहुत समय तक किसी भी चीज़ पर धारण, यानी कि धारण शब्द है वहाँ पे, हम वहाँ पे एक चीज़ को धारण कर रहे हैं, ज्योति को धारण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो आपको पहले ही बताया था कि धारण जो है, ध्यान क्या प्रिपरेटरी प्रोसेस है। तो धारण जो त्राटक है वो एक तरीके से धारण है। ठीक है। तो धारण जो है वो आपको मेडिटेशन की तरफ अग्रसर करेगा। ठीक है। और जो बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि जो जितनी भी षटकर्म की क्रियाएं हैं, वो आपको धारणा और ध्यान में कैसे फायदेमंद देंगी? वो ऐसे देंगी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप किसी चीज पे धारण भी कर सकते हो, लंबे समय तक धारण भी कर सकते हो। मान के चलिए अगर आपके पेट में हमेशा ही गैस की प्रॉब्लम है, या आपके हमेशा जुकाम है, या इस तरह की दिक्कतें हैं, तो जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप धारण नहीं कर सकते। धारण नहीं करोगे तो ध्यान नहीं करोगे। ठीक है। तो समाधि की तो बात ही अलग है। ठीक है ना। तो इसलिए जो हमारा हठयोग जो बोलता है, वो यही बोलता है कि अगर आपको योग में बढ़ना है तो सबसे पहले अपने शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ करना जरूरी है। तो बेसिकली आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, षटकर्म, इनका महत्व सिर्फ यही है कि आपको हायर हायर मतलब आपको जो अम, अंतर योग की तरफ जब अगर बढ़ना है, अंतर योग मतलब धारणा ध्यान समाधि की तरफ अगर बढ़ना है, तो आपको अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा, अपने शरीर को रोग मुक्त रखना पड़ेगा, आरोग्य युक्त रखना पड़ेगा। नहीं तो आप उन चीज़ों की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। तो इन सबको करने में क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी, क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी? वो यही है कि सबसे इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल हिस्से में पानी जाना या इंटरनल हिस्से को छेड़ना अपने आप में कोई आसान काम नहीं है, और इतना कोई इजी भी नहीं है। तो इसीलिए बिना किसी के गाइडेंस के कभी भी इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और अगर आप बीमार हैं, बीमार मतलब का मतलब ये नहीं है कि अ, अगर आप ऐसी हालत में है कि आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते तो उसको नहीं ही करना है। ठीक है ना। तो करना उस वक्त है जब आप उस चीज़ को झेल सको। ठीक है, अदरवाइज नहीं करना आपने। और कंसल्ट मतलब जो एक्सपर्ट हो उसकी देख रेख में हमेशा करना है इस चीज़ों को। खास तौर में जब आप बस्ती करें या धोती करें, तो उस वक्त तो आपको विशेष रूप से बिना किसी गाइडेंस के बिल्कुल नहीं करना आपने। तो षटकर्म क्या है? षटकर्म है प्रिपेयर करता है किसको, बॉडी को, फॉर हायर योगा। हायर योगा का मतलब होता है धारणा ध्यान समाधि संयम के लिए तैयार करता है ये। ठीक है ना। उससे पहले हमारे बहिरंग है, और धारणा ध्यान समाधि हमारे अंतरंग है।
तो अंतरंग के लिए हमारे को बहिरंग वाले जो साधन है अप्लाई करने होते हैं ताकि हमारा शरीर मजबूत हो। तो योग की साधना की आधारशिला है। तो यहाँ पर हम इसको विराम लेते हैं और मैं स्लाइड बंद कर रहा हूँ मैं। सर 11 नंबर की स्लाइड दिखा दीजिएगा। मोहित छाबड़ा बोल रहा हूँ, कपाल भारती। हाँ जी, ये लीजिए। जी, शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है। ये षट कर्म की दोबारा से एक बार चैप्टर खुलेगा जब हम हठ योग की किताबें पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे दोबारा आएगा ये। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड ही रखा गया है ताकि दोबारा पढ़ें तो कुछ ऐसा लगे कि भाई कुछ पढ़ने का हिस्सा तो बचा है। हाँ जी। तो षट कर्मों के बारे में किसी का कोई संशय पूछ लीजिए। सर ये सटकर्म जितना सब हम लोग कुछ कुछ किए हैं, जो ऋषिकेश बोल रहे हैं लाने के लिए, उधर हम लोग के साथ में कुछ ऑन दी स्पॉट कुछ करवाएंगे क्या, प्रैक्टिकल भी? हाँ जी, हाँ जी, इस बारे वहाँ में पे तो आप जाओगे तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल यानी कि सामने, हालांकि ऑनलाइन तो आपको गुरु बताते ही की होंगे सम्मुख करने के कोई लिए। गुरु रहेंगे, हाँ। हाँ, कोई लेकिन गुरु वहाँ की पर सम्मुख को आपको करवाएंगे। गुरुओं के सानिध्य में करने को मिलेगा। तो ये फायदा वहाँ पर आपको अच्छा। मिलेगा। ठीक है? हाँ जी। अनिल कुमार उपाध्याय जी, षट कर्म कितना करा आपने अभी तक? जल नेति किया है, कुंजल किया है, जल नेति। चलिए, कुंजल और जल नेति। तो जी। कुंजल के पानी को या जल नेति के पानी को कितना गर्म होना चाहिए, इसको कैसे चेक करते हो कि वो सही है कि नहीं, कितना ज़्यादा गर्म ना हो, कैसे चेक करते हो आप उसे? उसमें तो सर मैं थोड़ा सा वो हाथ ही डाल के उसमें जो ना उंगली से चेक करता हूँ, जो मेरे से हम्म। आने लायक रहता है उतना ही करता हूँ। हम्म। हम्म। तो हाथ पे कौन से, किस तरफ, हाथ के किस हिस्से पे, हथेली पे? नहीं नहीं, हम्म। हथेली से मतलब ये तो हथेली पे नहीं, हाथ डाल के देख लिया सर कि कितना है गर्म, उंगली मतलब। हम्म। हम्म। तो जब पानी जो गर्म जो चेक किया जाता है वो बेसिकली अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से पे, ऊपर यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है ना? जी जी। अगर यहाँ पे आप अगर उसको सहन कर सकते हो तो उससे भी हल्का सा नीचे रख के आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है ना? क्योंकि ये वाला हिस्सा सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू इसके। अगर यहाँ पे आप रखोगे तो ये बर्दाश्त कर जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा ऊपर वाला। ठीक है? स्किन पे, जी जी। हाँ, स्किन और हमारी दूसरा, और ज़्यादा दूसरा थोड़ा सेंसिटिव साल्ट होती है भी एज डालते हैं कम्पेयर सर, टू हल्का सा, हथेली की। हाँ जी। हल्का सा साल्ट भी डालते हैं उसमें से। हाँ, हल्का सा साल्ट डालना है, लेकिन जी। बहुत ही कम रखना है, ज़्यादा नहीं डालना। नहीं नहीं, बहुत कम रखते हैं। हाँ। ठीक है, राकेश श्रीवास्तव जी, जी सर। बताइए सर, कैसे षटकर्म के बारे में आ, कुछ किया अभी तक आपने? नहीं, अभी सर कुछ न नहीं किया। सर नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। ये धोती क्रिया में जो कपड़ा यूज होता है ना, हाँ, उसका लेंथ कितना होगा सर? उसका लेंथ होता है 15 हाथ। 15 हाथ मतलब? 15 हाथ, हाथ की लंबाई इस तरीके से नापी जाती है। तो 15 हाथ 15 हाथ। जवाब देना आपने। ठीक है? ओके। हम्म। और वो स्टमक के अंदर पंद्रह कितना पंद्रह मिनट हाथ 4 इंच, रहना है? 15 हाथ और 4 अंगुल चौड़ा। 4 इंच चौड़ा? 4 इंच नहीं, 4 अंगुल। अंगुल मतलब सर, मुझे हिंदी इतना कमजोर है। हाँ, 4 फिंगर के अच्छा, बराबर, ये जो फिंगर है हमारी 4, उसके बराबर उसकी विड्थ होती है। ठीक है। हम्म। और स्टमक के अंदर कितने देर तक रहना है? वो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, ऐसे कुछ हाँ, इसे, ऑप्शंस थे? हाँ, ज़्यादा नहीं रखना है उसमें, क्योंकि अगर वो डाइजेशन प्रोसेस में चला जाएगा तो उसका कुछ हिस्सा आंतों में चला जाएगा। ठीक है ना? तो हमें उसे आंतों में नहीं लेके जाना होता है, हमारे को हम्म। स्टमक वाले एरिया से बाहर निकालना होता है। तो मिनिमम ओके। से मिनिमम समय रखिए,
ऐसा कहीं वर्णन मिलता नहीं है कि कितने मिनट रखा जाए। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको ऑप्शन मिला है तो उस ऑप्शन का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जो टेक्स्ट है उसमें कहीं वर्णन नहीं मिलता। वो टाइमिंग आज के समय में डिसाइड की गई है, तो हर राइटर अलग अलग बोलता है। ठीक है, तो आप 5 मिनट भी अगर रखेंगे तो उतना काफ़ी है। बेसिकली रखा उतना ही जाता है जितनी देर आपकी नौली क्रिया हो जाए। ठीक है, नौली क्रिया कंप्लीट करी और तुरंत आप उसे बाहर निकाल दो। ओके सर, थैंक यू। और एक कुंजल क्रिया जो करते हैं सर, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए इसको? रोज करना है या ऑल्टरनेट डेज करना है? डिपेंड करता है आपके ऊपर। कई लोग रोज भी कर लेते हैं। ठीक है, और कई लोग बेसिकली टाइम बाउंड इसलिए करा जाता है कि हर चीज करने का कोई डेली करने का कोई तात्पर्य नहीं है। बेसिकली ये सब चीजें बीमार को ठीक करने के लिए करी गई हैं। आप अगर आप स्वस्थ हो तो अननेसेसरी करने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, मान के चलिए कि आपके पेट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही हम्म। चल रहा है सब कुछ। तो डेली कोई मतलब जैसे कोई दवाई है, मान के चलिए बुखार की दवाई है। ठीक है, ओके। मेडिसिन है। अब अगर आपको बुखार नहीं तो उस मेडिसिन को खाने का कोई फायदा है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से षटकर्म भी जो चीजें हैं वो किसी चीज को ठीक करने के लिए बनाई गई हैं। तो अगर वो ठीक चल रही है तो मत करो, काम चल रहा है आपका बढ़िया, ठीक है ना। जब लगे कि भाई दिक्कत है तो करना शुरू कर दो। अदरवाइज कई लोग हैं जो रेगुलर भी करते हैं, जैसे कि उनमें से हम भी आते हैं कि जब हम करते थे तो रेगुलर हमने कई कई महीने और इवन साल भी पूरे कर दिए। ठीक है ना, तो हमारे को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो अभी मैं आपको कई वीडियो शेयर कर सकता हूँ जो हमारे जूनियर्स हैं। वो अपना रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, कोई 1.5 साल से कोई 2 साल से षटकर्म करे जा रहा है वो। और एक नहीं, सारे ही षटकर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। तो लेकिन वो लोग एक्सपर्ट हैं। ठीक है, वो लोग एक्सपर्ट हैं, वो यूज टू हैं इन चीज़ों के, वो कर सकते हैं। अब हम जैसों के लिए पहली बात तो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि एक षटकर्म को करने में कम से कम भी नहीं तो 1 घंटा आराम से समय चाहिए चाहिए। ठीक है ना, तो इतना समय तो आजकल किसी के पास होता नहीं है कि करे वो। क्योंकि अगर मान ठीक है। लीजिए जल नीति और शुद्ध नीति करने में तो 5 मिनट में हो जाता है। बट उसको साफ करना यानी कि जो नस्य क्रिया कहा जाता है, उसको करने में समय लगता है। उसको चेक किया जाता है कि पानी ना रह जाए। अगर पानी रह गया तो ठीक होने की जगह वो नुकसान भी कर सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए अच्छा। सटकर्म की क्रियाएं बिल्कुल आराम से और बिल्कुल शांत भाव में करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इनमें। ठीक है, ठीक है जी, जब शुक्रिया। भरपूर समय हो आपके पास तब करो। सर इसमें से मैंने केवल दो नहीं किए हैं, धौती क्रिया और नौली क्रिया। अनिल बोल रहा हूँ। ठीक है सर, धोती क्रिया और धौ- नुकीली अब क्रिया नहीं धौती करा वाला में आपने। ना कोई गाइडेंस मिले, कोई गुरु मिले उस तो करवाए, तो उसके सामने करना तो, चाहता हूँ। तो बस्ती करा आपने, बस्ती भी करा है? हाँ बस्ती किया सर, योग ग्राम गए थे ना पतंजलि, वहां तो सुबह रोज ही करवाते थे। एनिमा करवाते हो ना, बस्ती थोड़ी हाँ कराते हाँ, हो। अनीमा ही एनिमा। करवाते। हैं? अनीमा ही करवाते थे सर। हाँ, तो एनिमा अलग चीज होता है, बस्ती अलग होता है। अच्छा था, फिर वो नहीं किया फिर से। हम्म। तो आपने व्युत कर्म और शीत कर्म भी करा है? कौन सा सर? कपाल भाती के जो दो और अन्य जो भाग हैं, व्युत कर्म और शीत कर्म, वो भी करा नहीं नहीं आपने? नहीं। नहीं नहीं, जो हाँ। जनरल चलता है वही किया है। अब देखिए हमने कितनी सारी निकाल दिया। ये भी नहीं हाँ किया, बहुत सारे। जी जी। है ना। जी। हाँ, आपने बहुत सारा नहीं किया होगा। दंत मूल नहीं किया, जीवा मूल नहीं किया, कर्ण नहीं रंध्र नहीं 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 किया किया, सर। दंड धोती नहीं किया। ठीक है, अब हाँ हाँ। आपने मूल शोधन नहीं किया, और आप कहते कि हमने सब कुछ कर लिया। नहीं, इसमें से जो मतलब आपने टर्म लिया ना, धोती एक नहीं हुआ, वस्ती में कुछ किया है, नेति में हाँ। किया है, त्राटक किया है, नौली वाला भी नहीं किया है। हाँ, तो आप अब ये कपाल कहिए कि भाती आपने जो। सिर्फ कुछ हिस्सा करा है। आपने ये मत कहो कि आपने सब कर लिया। जी जी। ठीक है, हम्म। आपने कुछ हिस्सा किया है, सही बात है, क्योंकि आपने अभी तक बस्ती नहीं किया। और नेति आपने बेसिकली नेति में जल नेति और सूत्र नेति किया है, और त्राटक किया है, और कपाल भातिका के हिस्सा किया है जो अमन कराया जाता है, वात वाला जी जी। ना। तो आपने ये हम्म 3 चीजें करी हैं, और एक हम्म। वमन क्रिया करा है, कुंजल। बाकी आपने बहुत सारी चीजें छोड़ रखी हैं। कुंडली। ठीक है। हम्म, चलिए। सर अभी आपने जैसे बताया कि जल नीति करते हुए
चेक करना होता है कि पानी रह तो नहीं गया, तो वो कैसे चेक करें? जैसे हमें अभी संगीता मैम ने सिखाया है, तो हम 3-4 दिन से आपके सामने लगातार कर ऐसे रहे हैं। हाथ हाथ रख के नाक को छिड़केंगे तो पता चलेगा। अगर पानी निकल रहा है तो समझो कि पानी है, उसको और सफाई करो। फिर थोड़ी देर बाद फिर चेक करो। ऐसे हाथ रख के हाँ करा जाता है सामने। ठीक है, ठीक है सर। जैसे बारिश चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम हाथ ऐसे फैलाते हैं ना कि पानी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। रिमझिम पानी चेक करने के लिए कैसे करते हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, ताकि तो सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है। नाक को छिड़केंगे तो सामने पानी अगर बूंदे महसूस होंगी तो समझो कि है पानी, उसको और सफाई करो। और जब तक करो जब तक कि अ, वो चीज़ महसूस ना हो। ठीक है। ठीक है सर। ये मैंने अनुभव किया है सर, जब भी पानी रह जाता है बाई चांस जल लेती में, पर्वतासन किया या पादहस्तासन किया, अपने आप ठप ठप पानी नीचे गिरता है, फिर रह हाँ, क्योंकि जाता है। आपने उस वक्त सफाई नहीं करी है तो बाद में कहीं से इकट्ठा होके वो बाहर निकलता है वो फिर वो। गिरता है फिर, हाँ। हम्म।